यहाँ हम 9th क्लास का जो चैप्टर है साइंस का थर्ड टिश्यूज इन एक्शन, इसको यहाँ पर हम शुरू करते हैं। अब जो फर्स्ट टॉपिक जो आता है लाइफ, सेल और टिश्यू, इनका इंट्रोडक्शन। एक सिंगल सेल से लाइफ की शुरुआत कैसे होती है। हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू होती है। ये सिंगल सेल बार बार डिवीजन करती है। डिवीजन की प्रोसेस से डिवाइड होती रहती है और बहुत ज़्यादा सेल्स बना देती है। जैसे जैसे सेल्स की संख्या बढ़ती है, ये सेल्स धीरे धीरे स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स और ऑर्गन बनाते हैं। कुछ सेल्स स्किन बनाती हैं, स्किन बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। कुछ सेल्स ऐसी रहती हैं जो मसल्स बनाती हैं, जो बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करती है। और कुछ सेल्स ऐसी रहती हैं जो हड्डियां यानी बोन्स बनाती हैं, जो बॉडी को सपोर्ट और शेप देने का काम करती हैं। कुछ सेल्स रहती हैं नर्व सेल्स, जो डेवलप होते हैं, जो बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती हैं। इस तरह बार बार सेल डिवीजन और सेल की ऑर्गेनाइजेशन से सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन्स ये मिलकर पूरी बॉडी बनाते हैं। नेचर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रोसेस यहाँ पर हम देखते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट की ये पूरी प्रोसेस बहुत ही कम्प्लेक्स और हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, यह बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है और ऑर्गेनाइज्ड है। साइंटिस्ट इसे नेचर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग एग्जाम्पल में से एक मानते हैं, क्योंकि मिलियन ऑफ सेल्स, लाखों सेल्स मिलकर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ एक दूसरे के सहयोग करके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। रिसर्चर्स लगातार इस प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जाना जा सके कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो और डेवलप करते हैं, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बढ़ते हैं, कैसे डेवलप करते हैं। साइंटिस्ट इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को रेप्लिकेट या मॉडिफाइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसका यूज किया जा सके, जैसे मेडिसिन में, टिश्यू इंजीनियरिंग में या फिर बायोटेक्नोलॉजी में। साइंटिस्ट किन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इन प्रोसेस को प्रॉपरली समझने के लिए साइंटिस्ट को उन नेचुरल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म का स्टडी करना पड़ता है जो प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। इस स्टडी के दौरान बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामने आते हैं, जैसे साइंटिस्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेल किस वजह से एक साथ आकर टिश्यू बनाते हैं, कि सेल एक साथ क्यों आती हैं और क्यों वो टिश्यू बनाती हैं। वो ये भी स्टडी करते हैं कि कुछ टिश्यू पूरी लाइफ ग्रो करते रहते हैं, कि कुछ जो टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो पूरी लाइफ ग्रो करते रहते हैं, और कुछ टिश्यू ऐसे रहते हैं कि वो एक सर्टेन स्टेज के बाद, एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं अराइज होते हैं। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं। सेल की यदि बात करें तो ये लाइफ की एक बेसिक यूनिट है। पहले की स्टडी में ये पढ़ा गया था कि सेल लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स मिलकर एक सिस्टमेटिक मैनर में ऑर्गेनाइज होते हैं और पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। हिरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की यदि बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्रम रहता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइजेशन की एक क्लियर हिरार्की होती है, यानी एक क्रम होता है। जो सेल्स स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, जो सेल्स दिखने में एक जैसे होते हैं और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो एक तरीके का काम करते हैं, वो मिलकर टिश्यू बना देते हैं। डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, और कई ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन में मसल सेल्स मिलकर मसल टिश्यू बनाते हैं, और मसल टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं जैसे हार्ट, और हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं,
BGL स्वामी। BGL स्वामी एक फेमस इंडियन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट एनाटॉमी के फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान यानी कंट्रीब्यूशन दिया था। प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि प्लांट्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाहरी स्ट्रक्चर और शेप का स्टडी करना, जैसे उसके रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीव्स के बारे में, फ्लावर्स और फ्रूट्स के बारे में। प्लांट एनाटॉमी का मतलब होता है प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर और उनके टिश्यू की अरेंजमेंट की स्टडी करना। BGL स्वामी अपनी वैल्यूएबल रिसर्च और राइटिंग की वजह से बहुत फेमस हुए थे। उन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में एक प्रसिद्ध बुक यानी एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था हसूरु होनु। हसूरु होनु ये बुक स्पेशल मानी जाती है क्योंकि इसमें साइंस, इसमें सैटायर और कल्चर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया है। इस बुक में ऑथर ने वेस्टर्न घाट के जो फॉरेस्ट है उनकी बॉटनिकल जर्नी और एक्सप्लोरेशन का भी डिस्क्रिप्शन दिया है। कहने का मतलब उसमें उसने अपने सर्वे के हिसाब से साइंस और सैटायर, हास्य, व्यंग और कल्चर, संस्कृति का भी उसमें मेल जोल दिखाई देता है। वेस्टर्न घाट अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी और बहुत ज़्यादा वैरायटी के लिए फेमस है। इस बुक में कई प्लांट्स के डिटेल डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं और उनके क्या यूज है और उनको कैसे बचाया जा सकता है, कंजर्वेशन प्रैक्टिस क्या है और उनके पीछे जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं, जो पारंपरिक विश्वास जो चले आ रहे हैं उनके साथ, और उनकी कथाएं, फोक स्टोरीज और मिथ्स के बारे में भी वहाँ उस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। अपनी यूनिक राइटिंग स्टाइल और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की वजह से ये पुस्तक बहुत पॉपुलर हुई थी। इस एक्सीलेंट वर्क के लिए हसूरु होनु को 1978 में केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। इस तरह BGL स्वामी को सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक राइटर के रूप में भी याद किया जाता है, जिन्होंने लोगों को प्लांट्स और नेचर की इम्पोर्टेंस और ब्यूटी को समझने में हेल्प की। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस रहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा में सिर्फ एक ही सेल लाइफ की सारी प्रोसेस परफॉर्म करती है। ये सिंगल सेल मूवमेंट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन जैसे फंक्शन अकेली करती है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड सेल के डिफरेंट ग्रुप्स रहते हैं जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल्स के बीच ये डिवीजन ऑफ वर्क यानी कार्यों का बंटवारा ऑर्गेनिज्म की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। अब मीनिंग ऑफ टिश्यू का क्या मतलब है? टिश्यू एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें सिमिलर सेल्स मिलकर के एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं सारी सेल्स मिलकर के। बॉडी में डिफरेंट टिश्यू का डेवलपमेंट डिवीजन ऑफ लेबर को लीड करता है, यानी अलग अलग टिश्यू, अलग अलग प्रकार के टिश्यू, अलग अलग प्रकार के काम, तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि डिफरेंट टिश्यू अलग अलग काम में स्पेशलाइज्ड होते हैं ताकि बॉडी फंक्शन ज़्यादा एफिशिएंट और ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। इसी स्पेशलाइजेशन की वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस को सक्सेसफुल परफॉर्म कर पाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में टिश्यू के एग्जाम्पल देखते हैं। एनिमल्स में मसल्स टिश्यू मूवमेंट में हेल्प करता है, जबकि नर्वस टिश्यू बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक मैसेज पहुंचाने का काम करता है। प्लांट्स में जाइलम टिश्यू रूट से वाटर और मिनरल्स को प्लांट के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? जाइलम। जबकि फ्लोएम टिश्यू क्या करता है? जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का काम दिखाया गया है। प्लांट्स और एनिमल टिश्यू डिफरेंट क्यों होते हैं?
वो डिफरेंट मूवमेंट और सपोर्ट में भी हो सकते हैं। तो मूवमेंट और सपोर्ट के संदर्भ में देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल टिश्यू डिफरेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल की लाइफस्टाइल, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स यानी आवश्यकताएं भी अलग होती हैं। उनकी लाइफस्टाइल, बॉडी स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशनल नीड्स उनकी अलग अलग होती हैं। ज़्यादातर प्लांट्स एक ही जगह फिक्स रहते हैं और एनिमल की तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, क्योंकि वो स्टेशनरी होते हैं, एक जगह पर वो स्थिर होते हैं। इसलिए उन्हें सीधा और स्टेबल रहने के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसी वजह से प्लांट सेल में रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, जो प्लांट बॉडी को स्ट्रेंथ, सपोर्ट और रिजिडिटी देती है, जो कि प्लांट्स को जिसकी ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ एनिमल्स जनरली आमतौर पर मूवमेंट करने में कैपेबल होते हैं। हालांकि कुछ एनिमल्स जैसे स्पंज वो फिक्स रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। एनिमल सेल में रिजिड सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल की एब्सेंस की वजह से एनिमल सेल आसानी से अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी एनिमल को मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे प्लांट सेल रिजिड होती है, कठोर होती है, तो एनिमल सेल में वो कठोरता नहीं पाई जाती और उसमें पाई जाती है फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती और वो आसानी से मूवमेंट और लोकोमोशन दिखा सकते हैं। अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि न्यूट्रिशन का क्या क्या तरीका है। प्लांट्स और एनिमल्स में एक और जो अंतर देखने को मिलता है वो है न्यूट्रिशन का। एनिमल एक्सटर्नल सोर्स से फूड लेते हैं, इसलिए उनमें ऐसे टिश्यू होते हैं जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में स्पेशल होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट का यूज करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद बनाते हैं। इसलिए प्लांट्स में ऐसे टिश्यू होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करने और फूड सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया न्यूट्रिशन का डिफरेंस। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट का क्या डिफरेंस है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल टिश्यू होते हैं। प्लांट्स में टिश्यू वाटर को, मिनरल्स और फूड को प्लांट बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। एनिमल्स में ब्लड जैसे टिश्यू ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और हार्मोन और वेस्ट मटेरियल को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार ये ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस हो गया प्लांट्स में और एनिमल्स में। अब ग्रोथ पैटर्न की बात करते हैं। प्लांट्स में और एनिमल्स में किस तरीके से अलग अलग ग्रोथ पैटर्न्स पाया जाता है। प्लांट्स और एनिमल के ग्रोथ पैटर्न भी अलग अलग होते हैं। प्लांट में ग्रोथ के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबल टिश्यू स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में एनिमल के टिश्यू से अलग अलग होते हैं। इन टिश्यू को समझने से ये एक्सप्लेन होता है, ये पता लगता है कि प्लांट्स और एनिमल कैसे ग्रो करते हैं और अपनी लाइफ प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं। प्लांट में ग्रोथ के लिए जो टिश्यू होते हैं, प्लांट्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। प्लांट्स अपनी पूरी लाइफ लगातार ग्रो करता रहता है। प्लांट ग्रोथ के अलग अलग एग्जाम्पल डेली लाइफ में आसानी से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, आसानी से देखे जा सकते हैं। एक छोटा सीडलिंग धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन जाता है, यानी एक छोटा बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है। रूट्स सॉइल के अंदर और गहरा ग्रो कर जाती हैं, गहरी अंदर डीप तक चली जाती हैं, ताकि वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकें। यानी रूट भी अंदर मिट्टी में अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं। स्टेम टाइम के साथ साथ मोटे हो जाते हैं। आपने देखा होगा पेड़ों के जो तने हैं वो लगातार मोटे होते जाते हैं। ग्रास जो है, ग्रेजिंग एनिमल के खा लेने या कट होने के बाद फिर से ग्रो हो जाती है। आपने देखा होगा जो ग्रास होती है, जब पशु उसको खा लेते हैं या किसान उसको काट लेते हैं तो और वो तेज़ी से बढ़ती है। इसमें एक और टिश्यू पाया जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये ग्रोथ जो होती है ट्रीज में, प्लांट्स में इसलिए होती है क्योंकि प्लांट्स में एक स्पेशल टिश्यू होता है जो अपने आप एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से बने होते हैं। यानी उनमें एक ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो अपने आप
डिवाइड होती रहती हैं। इन टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऐसी सेल्स होती हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। उनकी लोकेशन और उनकी फंक्शन के हिसाब से प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, यानी उनकी लोकेशन के हिसाब से और फंक्शन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हम डिवाइड करते हैं। एक है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो पेड़ की लंबाई यानी लेंथ को बढ़ाता है। इसमें हम एपिकल मेरिस्टेम को एक ऑनियन बल्ब रूट के एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। पहले एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एपिकल मेरिस्टेम वो टिश्यू होता है जो रूट्स और शूट यानी जड़ और तने की लंबाई को इंक्रीज करता है। ये रूट्स और स्टेम के ग्रोइंग टिप पर यानी सबसे ऊपर वाली टिप पर जहाँ से वो बढ़ती है, चाहे रूट चाहे स्टेम, उसकी टिप पर ये प्रेजेंट रहती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऑनियन बल्ब का एक एक्सपेरिमेंट एपिकल मेरिस्टेम का रोल रूट ग्रोथ में डेमोन्स्ट्रेट करता है, यानी रूट कैसे ग्रोथ करती है इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट में बताया गया है। इस पिक्चर में जार ए और जार बी है। इसमें ऑनियन को रखा जाता है जार पर और नीचे जो है बीकर में वाटर रखा जाता है। दोनों जार्स में वाटर फिल किया जाता है और हर जार में एक ऑनियन बल्ब को रखा जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों बल्ब में रूट ग्रो करना शुरू कर देती हैं, जड़ निकलना शुरू कर देती हैं। रूट्स की लेंथ को रेगुलरली मापा जाता है, उसको ध्यान में रखा जाता है कि कितनी उसकी लंबाई बढ़ी है हर दिन। थर्ड डे यानी तीसरे दिन जार बी वाले ऑनियन बल्ब की रूट टिप को लगभग 1 सेंटीमीटर तक काट दिया जाता है, जबकि जार ए की रूट को अनटच्ड छोड़ दिया जाता है, उसको टच नहीं किया जाता है, नहीं काटा जाता है। इसके बाद कुछ और दिन ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू की जाती है, हर दिन उसको ऑब्जर्व किया जाता है उसकी लेंथ को। जब ऑब्जर्वेशन की जाती है तो उससे पता चलता है कि जार ए की रूट नॉर्मल तरीके से लेंथ में ग्रो करती रहती है, लेकिन जार बी की जो रूट्स हैं रूट टिप रिमूव करने के बाद ग्रो करना बंद कर देती हैं। बंद इसलिए कर देती हैं क्योंकि उस रूट टिप में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था और वो ही काट दिया। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि रूट ग्रोथ सिर्फ टिप से होती है। टिप में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो लगातार नई सेल्स बनाती रहती हैं और रूट को लंबा होने में हेल्प करती हैं। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का क्या रोल है? पहले माइक्रोस्कोप के अंदर ऑनियन रूट टिप का ऑब्जर्वेशन करने पर भी ये देखा गया है कि इन सेल्स में माइटोसिस अपने आप हो रही है। इससे कंफर्म होता है कि रूट टिप में बहुत तेज़ी से डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो जो सेल्स हैं डिवाइड करती रहती हैं। इस तरह शूट टिप में भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स पाई जाती हैं जो शूट की यानी तने की लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। इसलिए रूट्स और शूट के टिप पर प्रेजेंट ग्रोइंग रीजन को एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। तो रूट और शूट की टिप पर जो सेल्स होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल कहलाती हैं और वो टिश्यू कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि वो ही उनकी लंबाई बढ़ने के लिए जिम्मेदार होता है। ये टिश्यू प्लांट की लंबाई इंक्रीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें हम देखते हैं पिक्चर में 3.2 जो पिक्चर है ग्रोथ ऑफ ऑनियन रूट, इसमें जार ए और जार बी, जार ए को ब्लू लाइन से और जार बी की जो ग्रोथ है उसको ब्लैक लाइन से दिखाया गया है। ग्राफ में नीचे डेज दिखाए गए हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, और यहाँ पर दिखाई गई है लेंथ ऑफ रूट इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जार ए वाला जो है, क्योंकि उसकी रूट को काटा नहीं गया था इसलिए वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन फोर्थ डे जब उसके जार बी में जो रूट थी उसको काट दिया गया था, काटने के बाद उसकी ग्रोथ जो है यहीं पर रुक जाती है, क्योंकि उस जार में क्या था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था और वो ही हटा दिया। जब वो हटा दिया तो उसकी लंबाई बढ़नी जो है वो बंद हो जाती है। सेकंड 3.3 जो है लोकेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेमेट के लोकेशन दिखाई गई है कि शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है
जो शूट की लंबाई को बढ़ाता, तने की लंबाई को बढ़ाता, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक होता है रूट के टिप पर, उसे कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम, यानी जो पेड़ होता है उसकी गर्थ, मोटाई कैसे बढ़ती है। इंक्रीज इन गर्थ इन द प्लांट्स। यदि आप अपने आसपास के प्लांट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, स्पेशली डाइकॉट प्लांट में, जैसे मैंगो, नीम और बनियान ट्री, तो आप नोटिस करेंगे कि उनके स्टेम सिर्फ लेंथ में ही ग्रो नहीं करते, उनकी लंबाई ही नहीं बढ़ती, बल्कि टाइम के साथ साथ वो मोटे भी होते जाते हैं। स्टेम की थिकनेस या डायमीटर में जो बढ़ोतरी, इंक्रीज होता है, उसे गर्थ में इंक्रीज कहा जाता है, इंक्रीज इन गर्थ कहा जाता है। तो इसमें जो रोल होता है लेटरल मेरिस्टेम का होता है। गर्थ में इंक्रीज एक स्पेशल टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक्टिविटी की वजह से होता है, जिसे हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से बने होते हैं और लेटरल मेरिस्टेम प्लांट बॉडी की विड्थ या थिकनेस यानी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब लेटरल मेरिस्टेम की सेल्स लगातार डिवाइड करती हैं तो ये दोनों साइड्स पर नए नए सेल्स बनाती रहती हैं। ये नए बने हुए सेल्स स्टेम और रूट में नई नई परतें ऐड करती जाती हैं, जिसकी वजह से वो टाइम के साथ साथ ज़्यादा चौड़े यानी ब्रॉड और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इस टाइप की ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ भी कहा जाता है, यानी जो लंबाई बढ़ती है उसके अलावा यदि मोटाई बढ़े, गर्थ बढ़े, तो इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के कारण पेड़ों में एनुअल ग्रोथ रिंग देखी जा सकती हैं। आपने कभी टिम्बर यार्ड विजिट किया होगा, यानी किसी ऐसी जगह जहाँ पर लकड़ियों का काम होता है, वहाँ पर ट्री के कट ट्रंक को देखा होगा। जो तने होते हैं बड़े बड़े, उनको ट्रंक कहते हैं, वो आपने देखे होंगे। ट्रंक की कट सरफेस पर कई सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपने देखी होंगी, ब्लैक कलर की, फिर ब्राउन कलर की और वाइट कलर की, मतलब वाइट तो नहीं, येलो कलर की। ये जो रिंग्स होती हैं, ये जो घेरे दिखाई देते हैं, इनको एनुअल ग्रोथ रिंग कहा जाता है। हर एनुअल रिंग जनरली ट्री की एक साल की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, यानी एक साल में एक रिंग बनती है। ये रिंग इसलिए बनती है क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी साल भर सीजनल कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। कभी कभी वाइड और नैरो रिंग्स पाई जाती हैं। कुछ रिंग्स वाइड होती हैं जबकि कुछ रिंग्स नैरो होती हैं, यानी पतली होती हैं। वाइड रिंग ये बताती हैं कि उस साल एनवायरमेंटल कंडीशन प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी थी, फेवरेबल थी, इसलिए वो रिंग्स मोटी होती हैं। जैसे उस साल सफिशिएंट वाटर होगा या प्रॉपर सनलाइट उसे मिली होगी और न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी मात्रा में उनको अवेलेबल हुए होंगे। नैरो रिंग्स जो होती हैं वो शो करती हैं कि उस साल कंडीशन जो थी अनफेवरेबल थी, जैसे रेनफॉल कम हुआ होगा, ड्रॉट या पूरा जो एनवायरमेंटल कंडीशन थी पुअर होंगी। अब एनुअल रिंग्स के फ़ायदे क्या हैं, इससे क्या इम्पोर्टेंस है इसके। इन एनुअल रिंग्स को काउंट करके साइंटिस्ट पेड़ की अप्रोक्सीमेट लगभग आयु का एस्टिमेट करते हैं, आइडिया लगाते हैं कि पेड़ कितना पुराना है। ग्रोथ रिंग का स्टडी करने से साइंटिस्ट को ये समझने में हेल्प मिलती है कि जो पेड़ है अपनी लाइफ के अलग अलग साल में किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन से गुजरा है और वो ग्रो हुआ है, उसने किस तरीके की क्लाइमेट कंडीशन का सामना किया है। इस तरह लेटरल मेरिस्टेम प्लांट की गर्थ बढ़ाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और प्लांट को आगे के साथ स्ट्रॉन्ग और वुडी बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, प्लांट्स को काटने के बाद भी वो कैसे ग्रो करते हैं। यदि उनको काट देते हैं फिर भी वो साइड में से उसमें बड निकलने लगती है और फिर नई टहनी उसमें बन जाती है, तो ये किसके कारण होता है। ये होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम के कारण। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रूट्स और शूट के टिप पर प्रेजेंट होते हैं।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या तो रूट पर या शूट पर प्रेजेंट होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। इन टिश्यू में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का मतलब है जो सेल्स अपने आप डिवाइड करने की क्षमता रखती हैं। तो इन टिश्यू में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो प्लांट्स को पूरी लाइफ में कंटिन्यूसली ग्रो करने में हेल्प करती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक यंग स्टेम का टिप यदि काट दिया जाए तो क्या होगा। जब स्टेम का टिप रिमूव कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो स्टेम अक्सर लेंथ में ग्रो करना बंद कर देता है, क्योंकि टिप पर प्रेजेंट एपिकल मेरिस्टेम को हटा दिया गया है, काट दिया गया है। लेकिन प्लांट कंप्लीटली ग्रो करना बंद नहीं करता। इसके बावजूद नई टहनी स्पेशल रीजन से ग्रो होने लगती हैं। एक पर्टिकुलर रीजन से नई टहनी दोबारा से उगने लगती है, जिन्हें हम नोड्स कहते हैं। नोड्स प्लांट्स की ये क्षमता कि कट होने के बाद भी वो दोबारा से ग्रो कर सके एक दूसरे टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ऐसा होता है। उस टिश्यू को इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा जाता है। लोकेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंटरनोड के बेस पर, ये नोड के जस्ट अबव प्रेजेंट होता है। या तो इंटरनोड के बेस पर होगा या फिर नोड के जस्ट ऊपर होगा। नोड जो होता है वो स्टेम का वो पॉइंट होता है जहाँ से पत्ते या टहनी उगने शुरू होते हैं, उसे नोड कहते हैं। स्टेम का वो पार्ट जो दो नोड्स के बीच में होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन रीजन्स के पास प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये प्लांट्स को कंटिन्यू ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। अगर यहाँ तक कि यदि उसका ऊपर वाला पार्ट यानी अपर वाला पार्ट या तो डैमेज हो जाए या फिर उसको काट दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए, तब भी वो ग्रोथ को कंटिन्यू रखते हैं। तो ये हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसमें 3.5 जो पिक्चर है, न्यू ब्रांच अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम। इसमें एक रोज की जो टहनी लगाई गई है और उसको काट दिया गया है। यहाँ पर एक न्यू ब्रांच जो उगती है, ये जहाँ से उगती है इसे कहेंगे नोड, और आगे वाली नोड ये हो गई ये, और इनके बीच में ये हो गया पूरा इंटरनोड। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम एक्टिविटी, तो इसमें एक एक्टिविटी के माध्यम से इंटरकैलरी मेरिस्टेम किस तरीके से काम करता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि गार्डन के अराउंड हेज को रेगुलरली काटा जाता है। जो हेज रहती है, जो झाड़ी नुमा जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जिनको माली वगैरह जो कैंची से जो उसकी कटाई की जाती है पर्टिकुलर शेप देने के लिए, ताकि वो अपनी शेप को मेंटेन कर सकें। कुछ टाइम बाद बहुत सारी नई नई टहनियाँ दोबारा से उग जाती हैं, जो हेज को बहुत ही ज़्यादा थिक और वसी बना देती हैं, यानी गहरी बना देती हैं। इस तरह ग्रास भी दोबारा ग्रो हो जाती है जब उन्हें मो किया जाता है। मो कहते हैं घास काटने को, यानी उनको कट किया जाता है, या फिर एनिमल्स के द्वारा ग्रेज, उनको चराया जाता है। बकरी वगैरह या कुछ भी पशु वगैरह जब उनको अपने दांतों से काटते हैं। ये रीग्रोथ यानी दोबारा उगना इसलिए होती है क्योंकि ग्रास के स्टेम के नोड पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की जो सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड करती हैं और नए नए सेल्स बनाती रहती है, जिसकी वजह से प्लांट लॉस्ट पार्ट को यानी खोए हुए हिस्से को वो दोबारा से रीजनरेट कर पाती है। यहाँ पर लॉन फिगर 3.6 जो NCERT का है, इसमें लॉन मूविंग दिखा रखा है कि एक इसमें आदमी है और वो घास को काटता है मशीन की सहायता से। काटने के बाद जो घास है और तेज़ी से फैलती है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स की बात करते हैं। प्लांट्स में 3 तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हर टाइप प्लांट ग्रोथ में डिफरेंट रोल परफॉर्म करता है।
तीनों का रोल होता है प्लांट की ग्रोथ में। एपिकल मेरिस्टेम की बात करेंगे पहले। एपिकल मेरिस्टेम रूट के टिप पर पाया जाता है और दूसरा शूट के टिप पर पाया जाता है। ये प्लांट्स की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इस टाइप की ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। प्राइमरी ग्रोथ जब रूट की लंबाई बढ़े और शूट की लंबाई बढ़े तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी ग्रोथ। अब है एक लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम स्टेम और रूट की सरकमफेरेंस यानी उसके चारों तरफ की जो मोटाई है उसके साथ साथ पाया जाता है। ये प्लांट बॉडी की गर्थ को यानी मोटाई को यानी थिकनेस भी कह सकते हैं, इसको बढ़ाता है। इस ग्रोथ को सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कुछ प्लांट पार्ट के बेस पर प्रेजेंट होता है, स्पेशली घास में। ये प्लांट्स को कटिंग या ग्रेजिंग के बाद दोबारा से रीजनरेट और दोबारा से ग्रो करने में हेल्प करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की इम्पोर्टेंस की यदि बात करें तो ये तीनों जो टाइप्स ऊपर बताए गए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलकर कई प्रकार के काम करते हैं, जैसे लेंथ इंक्रीज करते हैं, गर्थ इंक्रीज करते हैं और नई नई टहनियाँ बनाते हैं, और जो पार्ट डैमेज हो जाता है उसके रीजनरेशन में भी हेल्प करते हैं। इसलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो उनमें स्पेशल स्ट्रक्चरल फीचर होते हैं। उन्हें रैपिडली बहुत तेज़ी से और कंटिन्यूसली लगातार डिवाइड करने में जो उनकी हेल्प करता है। ये सेल्स साइज में तो होते हैं छोटे और इनकी जो सेल वॉल है वो होती है थिन, और ये डेंसली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से बहुत मजबूती से, एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक। साइटोप्लाज्म से रिच होती हैं ये सेल्स। इनमें लार्जर और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी इसमें पाए जाते हैं। आमतौर पर इन सेल्स में वैक्यूल्स तो एब्सेंट ही होता है, वैक्यूल्स तो इसमें रहता ही नहीं है। एडजेसेंट सेल्स के बीच में यानी दो पड़ोस वाली सेल्स के बीच में लिटिल या फिर या तो बहुत छोटा होगा या बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होगा। अब वाई डू मेरिस्टेमेटिक सेल्स लैक वैक्यूल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स क्यों नहीं रहता? वैक्यूल्स मेनली स्टोरेज फंक्शन का काम करता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो अपने आप डिवाइड करती हैं, जिन्हें कंटिन्यूस सेल डिवीजन के लिए डेंस साइटोप्लाज्म और एक्टिव मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत पड़ती है। यानी सेल के अंदर की जो रिएक्शंस हैं सभी वो मिलकर के मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। तो इनके लिए कंटिन्यूसली डिवाइड करने के लिए साइटोप्लाज्म और मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत होती है। लार्ज वैक्यूल ज़्यादा स्पेस घेरेगा तो इसकी वजह से उसकी जो एक्टिव साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी है वो घट जाएगी, जबकि डिवीजन के लिए साइटोप्लाज्म होना ज़रूरी है। इसलिए मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स आमतौर पर या तो एब्सेंट होगा या होगा तो बहुत कम होगा। ये अरेंजमेंट सेल को एफिशिएंटली अच्छी तरीके से और रैपिडली डिवाइड करने में हेल्प करती हैं। फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस तरीके से परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं? कंटिन्यूअस सेल डिवीजन की वजह से, लगातार सेल डिवीजन होने की वजह से या फिर लंबे समय तक सेल डिवीजन होने की वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉन्स्टेंटली प्लांट बॉडी में नई सेल्स ऐड करते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं। तो नई जो बनी हुई सेल्स हैं उनमें से कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल ऐसे रहते हैं जो डिवाइड करते रहते हैं आगे वाले, लेकिन लंबे समय तक डिवाइड करने की वजह से जो पीछे वाले सेल्स हैं, कुछ सेल्स ऐसे रहते हैं जो डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देते हैं, यानी अब वो यहाँ से आगे डिवाइड नहीं करेंगे। जो सेल्स डिवीजन की पावर को लॉस कर देते हैं, जो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, उनमें स्ट्रक्चर, शेप और फंक्शन में उनके में चेंज आ जाता है। ये सेल्स पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशल बन जाती हैं। ऐसी स्पेशल सेल परमानेंट टिश्यू बना देती हैं। तो परमानेंट टिश्यू बनता है
पहले ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, लेकिन अब ये उनका नेचर बदल चुका है। अब उन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया है और अब ये परमानेंट टिश्यू बन चुकी हैं। फंक्शन ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू प्लांट्स में अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे सपोर्ट भी देते हैं और सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट भी करने में हेल्प करते हैं, फूड और वाटर को स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं और ये प्रोटेक्शन भी देने का काम करते हैं। क्योंकि ये टिश्यू स्पेशलाइज्ड होते हैं, इसलिए ये जनरली फर्दर डिवाइड नहीं करते, अब और ज़्यादा ये डिवाइड नहीं कर सकते। एक टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स स्पेशलाइज्ड परमानेंट सेल में बदल जाती हैं, इसे कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के दौरान सेल स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप करती हैं, सेल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अडेप्ट हो जाती हैं। इस तरह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएशन प्रोसेस के द्वारा परमानेंट टिश्यू में बदल जाती हैं। डिफरेंशिएशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट को स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी परफॉर्म करने की एबिलिटी देता है, जो सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। जब किसी हर्बेशियस प्लांट के रूट या स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन यानी टीएस या फिर लीफ का वर्टिकल सेक्शन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब सनफ्लावर स्टेम को ट्रांसवर्स सेक्शन माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो ये क्लियर हो जाता है कि सभी सेल्स शेप, साइज और स्ट्रक्चर में एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ सेल्स बड़ी दिखाई देती हैं, कुछ सेल्स छोटी दिखाई देती हैं, कुछ थिक वॉल्ड होती हैं तो कुछ थिन वॉल्ड होती हैं, यानी जिनकी जो वॉल है कुछ की थिक होती है, कुछ की थिन होती है। ये डिफरेंस इसलिए होते हैं क्योंकि डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स प्लांट बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो टिश्यू जो स्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं जब सेल्स डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देती हैं, यानी वो डिवाइड करना बंद कर देती हैं और वो स्पेशलाइज्ड बन जाती हैं। परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू सिर्फ एक तरीके की सेल से बने होते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्लास में जो बच्चे हैं 30 या 40 जो भी बच्चे हैं, सभी ने एक ड्रेस पहन रखी है और सभी एक जैसी हाइट के हैं और सभी एक जैसे दिखते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक प्रकार की सेल्स होती हैं जो एक तरीके से दिखती हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से ज़्यादा तरीके की सेल्स मिलकर बने होते हैं जो साथ मिलकर काम करते हैं, यानी अलग अलग तरीके की सेल्स रहती हैं और वो एक साथ मिलकर के काम करती हैं। इस पिक्चर में 3.7 फिगर में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सनफ्लावर स्टेम दिखा रखा है। ये है टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी जब हम हॉरिजॉन्टली उसको काट कर देखते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके की सेल्स दिखाई देती हैं। जैसे सबसे ऊपर यहाँ देखो आप क्यूटिकल है और क्यूटिकल से नीचे एपिडर्मिस सेल्स होती हैं। एपिडर्मिस जो लेयर है इसमें एपिडर्मल हेयर्स जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स निकलती हैं। एपिडर्मिस एक सिंगल सेल लेयर है, इसके नीचे रहती है 2 या 3 लेयर रहती हैं एक जैसी सेल्स की, कोलेनकाइमा, और कोलेनकाइमा से नीचे पेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा से फिर नीचे रहता है स्क्लेरेनकाइमा और फिर उससे नीचे वस्कुलर टिश्यू शुरू हो जाते हैं जैसे फिलोएम और जाइलम, और इनके बीच में एक रहता है लेटरल मेरिस्टेम और सबसे अंदर रहता है एक टिश्यू ग्राउंड टिश्यू। अब प्रोटेक्टिव टिश्यू सबसे ऊपर वाली जो लेयर है एपिडर्मिस, इसके बारे में पढ़ते हैं जो इसमें दिखाई गई है क्यूटिकल से जो नीचे है। प्लांट्स कंटिन्यूसली एनवायरमेंटल चेंज फेस करते हैं,
एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज उनको सामना करने के लिए एपिडर्मिस का काम होता है। चाहे मैकेनिकल इंजरी हो, चाहे वाटर को लॉस करना हो, या फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सामना करना हो, या फिर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का सामना करना हो। इन हार्मफुल फैक्टर से रक्षा के लिए प्लांट्स के पास एक प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। यानी एपिडर्मिस जो है सबसे बाहरी आउटर कवरिंग होती है। एपिडर्मिस जो है यानी सबसे आउटर लेयर जो है वो होती है एपिडर्मिस। ये इसमें जो सेल्स रहती हैं वो बहुत ही टाइटली अच्छी तरीके से वो पैक्ड रहती हैं, एक दूसरे से टच रहती हैं। और उनकी यदि हम शेप की बात करें, आकृति की बात करें, तो रेक्टेंगुलर सेल्स रहती हैं। लेकिन ये एपिडर्मिस केवल एक लेयर होती है सेल्स की। ये सेल्स प्लांट के सभी पार्ट को कवर और प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। एपिडर्मल सेल्स अक्सर एक वैक्सी लेयर से ढकी रहती है जिसे क्यूटिन कहा जाता है। इसे क्यूटिकल भी कहा जाता है। ये सेल्स प्लांट के सभी पार्ट को कवर और प्रोटेक्ट करती हैं। इस वैक्सी कवरिंग को क्यूटिकल भी कहा जाता है। क्यूटिकल के क्या फंक्शन होते हैं? एपिडर्मिस से ऊपर, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, एपिडर्मिस से ऊपर ये है क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है प्लांट सरफेस से वाटर लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। जो प्लांट्स ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, यानी जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, जैसे डेजर्ट में, तो वहाँ पर एपिडर्मिस के ऊपर जो क्यूटिकल है वो थिक होती है, वो बहुत ज़्यादा मोटी हो सकती है। ये थिक लेयर ट्रांसपीरेशन के थ्रू होने वाले वाटर लॉस को कम करती है ताकि वाटर लॉस ज़्यादा ना हो, क्योंकि डेजर्ट में पहले से ही जो वाटर है वो कम रहता है। लेकिन यदि उसका ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा तो वाटर की और ज़्यादा कमी आ जाएगी। ट्रांसपीरेशन क्या चीज़ है? ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर्स स्टोमेटा के थ्रू प्लांट से बाहर निकल जाता है। अब क्यूटिकल प्लांट्स को क्या फ़ायदा पहुंचाता है? क्यूटिकल प्लांट्स को मैकेनिकल इंजरी और पैरासाइट के अटैक से, और जो हार्मफुल एनवायरमेंटल कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती हैं, उनसे भी रक्षा करने का काम क्यूटिकल करता है। रूट हेयर्स और उसके फंक्शन क्या हैं? रूट हेयर्स जो होते हैं, बहुत से प्लांट्स में जो एपिडर्मल सेल से हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकलती हैं, यानी उनमें बाल जैसी संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। ये भी एपिडर्मिस का ही हिस्सा होती है। रूट में प्रोजेक्शन यानी जो स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, रूट हेयर्स कहलाती हैं। रूट हेयर्स रूट का सरफेस इंक्रीज कर देती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं रूट हेयर्स। इंक्रीज सरफेस एरिया की वजह से रूट सॉइल से ज़्यादा मात्रा में वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर पाता है, क्योंकि जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है रूट हेयर्स की वजह से, तो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और ज़्यादा आसान हो जाता है और ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्प्शन होता है। स्टोमेटा और उनके फंक्शन। लीव्स की जो एपिडर्मिस है ये भी एपिडर्मिस से संबंधित है। लीव्स की एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं और ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर चली जाती है और ऑक्सीजन प्लांट से बाहर निकाल जाती है। किसके कारण? स्टोमेटा के कारण। वाटर वेपर्स भी इवापोरेट होते हैं। ट्रांसपीरेशन एक पुलिंग फोर्स क्रिएट कर देता है जिसे ट्रांसपीरेशन पुल कहा जाता है। यानी जो ट्रांसपीरेशन है, जो वाटर वेपर्स जो पत्तों से स्टोमेटा के द्वारा वेपर्स के रूप में निकल रहे हैं, वो एक खिंचाव बन जाता है पेड़ के अंदर, प्लांट्स के अंदर, उसे ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं। ये जो ट्रांसपीरेशन पुल है रूट से लेकर पत्तों तक जाइलम के थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन प्लांट बॉडी से वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन वाटर वेपर्स को निकालता है, लेकिन उसके साथ साथ ये वेस्ट सब्सटेंस को भी प्लांट के अंदर से रिमूव करने में हेल्प करता है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? प्लांट्स को अपराइट रहने और अपनी शेप मेंटेन करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। प्लांट को सीधा खड़ा रहने के लिए और अपनी आकृति यानी शेप को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सपोर्ट की।
सपोर्टिंग टिश्यू प्लांट्स को हेल्प करते हैं सीधा यानी अपराइट रहने में, बिना टूटे बेंड होने में, यानी कभी कभी पेट झुक भी जाता है तो इसमें भी उसकी सपोर्ट होती है टिश्यू की। हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप करने में, चारों तरफ जो हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग जो उसको रक्षा करती है। कुछ केस में वाटर पर फ्लोट करने में भी सिंपल परमानेंट टिश्यू मेनली सपोर्ट फंक्शन करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, PCS, पी फॉर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, PCS, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। हर टिश्यू स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंट होता है, यानी इसका नाम अलग है तो इनके काम भी अलग अलग हैं और स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। सबसे पहले पेरेन्काइमा की बात करते हैं। जो इस पिक्चर में दिखाया गया है ये है पेरेन्काइमा। आप देख रहे हैं कि इसमें जो सेल्स हैं इनकी जो वॉल्स हैं वो बहुत पतली आपको दिखाई दे रही हैं और एक दूसरे से टच दिखाई दे रही हैं सभी सेल्स। तो पेरेन्काइमा लिविंग सेल से बने होते हैं जिनकी सेल वॉल बहुत ही पतली होती है। ये सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली मतलब ज़्यादा टाइट नहीं होते, टच तो रहते हैं लेकिन लूज रहती हैं सेल्स, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। जो इसके सेल्स के बीच में जो जगह बची हुई है इसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। पेरेन्काइमा ज़्यादा मेनली तो फूड स्टोरेज का जो काम है उसको करती हैं, फंक्शन करती हैं फूड स्टोरेज का। कौन? पेरेन्काइमा। प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में पेरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करती है। एक स्टोरेज के अलावा फोटोसिंथेसिस का काम भी ये करती है। इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन उनमें जिनमें जो ग्रीन प्लांट होते हैं। एक्वेटिक प्लांट में स्पेशल पेरेन्काइमा लार्ज एयर स्पेस डेवलप करता है कि इन सेल्स में पेरेन्काइमा में जो जलीय पेड़ है जो जल में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, उनमें कुछ अलग स्ट्रक्चर होती है कि उनमें एयर स्पेस पाए जाते हैं, अंदर उनमें जो है एयर भरी रहती है। ये एयर स्पेस एक्वेटिक प्लांट को वाटर पर तैरने में यानी फ्लोट करने में हेल्प करते हैं और वो जो पेड़ हैं पानी पर तैरते रहते हैं। अब जो दूसरा आता है, जैसे पहला हो गया PCS, सी का मतलब कोलेन्काइमा। इसमें जो वॉल्स हैं वो थिक वॉल्स होती हैं, और कोलेन्काइमा जो सेल्स हैं लिविंग सेल से बना होता है कोलेन्काइमा टिश्यू, जिनके कॉर्नर अनइवनली थिकन होते हैं, यानी मोटे होते हैं लेकिन एक जैसे मोटे नहीं होते, कोई पतला भी हो सकता है कोई मोटा भी हो सकता है कॉर्नर। ये थिकनिंग पैक्टिन की डिपोजिशन की वजह से होती है। एक पैक्टिन नाम का सब्सटेंस होता है जो इन सेल्स की जो है जो वॉल है उसको थिक बनाता है। पैक्टिन पैक्टिन सब्सटेंस है जो रबर की तरह फ्लेक्सिबिलिटी भी देने का काम करता है, यानी लचीलापन जो आता है वो पैक्टिन की वजह से आता है। कोलेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जो कोलेन्काइमा टिश्यू है मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। ये टिश्यू स्टेम और टेंड्रिल जैसे प्लांट पार्ट को बिना टूटे बेंड होने की एबिलिटी देता है। जो टेंड्रिल्स होते हैं, जैसे आपने पंपकिन या कद्दू की बेल देखी होगी, उसमें जो बाल से दिखाई देते हैं जिनकी सपोर्ट से वो चढ़ता है सपोर्ट के साथ, तो ये टेंड्रिल होते हैं, उनको ये बहुत लचीलापन बना देता है कोलेन्काइमा सेल। इसलिए यंग स्टेम कोलेन्काइमा की प्रेजेंस की वजह से फ्लेक्सिबल होते हैं। जो नए नए स्टेम बनते हैं पेड़ के अंदर उनमें कोलेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। अब बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा की जो दीवारें हैं इस टिश्यू की, इस टिश्यू में जो सेल्स हैं और सेल्स की जो दीवारें हैं वॉल हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स की सेल वॉल बहुत ही थिक होती है। वॉल जो होती है इनकी लिग्निन के कारण बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। एक सब्सटेंस जमा होता है इसमें लिग्निन, स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन होता है, जैसे ऊपर कोलेन्काइमा में पैक्टिन था। तो लिग्निन और स्क्लेरेन्काइमा का जो है रिलेशन है, ये आप लिग्निन जो होता है इसकी दीवारों को थिक बना देता है। लिग्निन सेल्स को हार्ड बनाता है, रिजिड और स्ट्रॉन्ग बना देता है। मोस्ट स्क्लेरेन्काइमा सेल्स मैच्योरिटी पर डेड हो जाती हैं। जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो फिर ये डेड सेल हो जाती हैं, मर जाती हैं। स्क्लेरेन्काइमा प्लांट्स के हार्ड और वुडी पार्ट्स फॉर्म करते हैं। जो भी कठोर पार्ट है किसी पेड़ का
वुडी पार्ट है, उसमें सभी में स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। ये टिश्यू आमतौर पर या तो तने में मिलेगा, लीफ व्हील में मिलेगा, सीड्स यानी बीजों में, और नट्स के हार्ड जो कवरिंग रहती है, जो बीजों के चारों तरफ कवरिंग रहती है, जैसे मूंगफली या बादाम का जो छिलका आप देख सकते हो, ऐसे उस छिलके में जो रहती है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है। तो इसके कोकोनट हस्क जो होता है, नारियल का जो ऊपर वाली कवरिंग होती है, और वालनट सेल होती है, अखरोट की जो ऊपर वाली जो वॉल होती है, जो कि बहुत कठोर होती है, वो सभी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से बनते हैं। स्क्लेरेनकाइमा प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देता है और प्रोटेक्शन देता है। कौन देता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो यहाँ पर हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीन पढ़े, PCS, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब बात करते हैं सिंपल के अलावा दूसरा जो आता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। प्लांट्स को वाटर, मिनरल्स और फूड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं। ये स्पेशल टिश्यू जो वाटर, मिनरल्स और फूड को प्लांट्स के एक जगह से दूसरी जगह में भेजने का काम करते हैं, इन्हें कहते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू दो प्रकार का है, जाइलम और फ्लोएम। दोनों मिलकर दोनों को मिलकर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स के सेल्स से बने होते हैं। इनमें जो सेल्स रहती हैं वो एक जैसी नहीं होती, जैसे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में होती हैं। उन सेल्स की जो शेप है अलग अलग प्रकार की होती है और अलग अलग उनका काम होता है, लेकिन वो सभी मिलकर के काम करते हैं एक दूसरे के सहयोग से। तो जाइलम जो है, इसमें इस पिक्चर में हम देखते हैं क्या दिख रहा है, ये जाइलम फाइबर है, और जाइलम फाइबर के अलावा ये ट्रैकिड्स और जाइलम पेरेनकाइमा और वेसल्स। तो ये कुछ सेल्स रहती हैं। अब जाइलम क्या काम करता है? वाटर और मिनरल्स के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। इनको जड़ से प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, यानी जड़ यानी रूट से एब्जॉर्ब करके दूसरे पार्ट्स में पहुंचा देता है। जाइलम प्लांट बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देता है, मजबूती भी देता है। जाइलम के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर, यानी चार इसके कंपोनेंट हैं जाइलम के। TVXX, टी का मतलब ट्रैकिड्स, वी का मतलब वेसल्स, एक्स जाइलम, XP और XF। XP का मतलब है जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर। तो जाइलम के जो ये ऊपर कंपोनेंट दिखाए गए हैं, इनमें ट्रैकिड्स और वेसल्स ट्यूबुलर होती हैं, और इनकी जो वॉल है थिक होती है। ये ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं जो ट्यूबुलर भी हैं और उनकी वॉल जो है थिक है। ये वाटर को प्लांट में अपवार्ड कंडक्ट करते हैं, यानी ऊपर की तरफ भेजने का काम करते हैं वाटर को। इनकी थिक वॉल सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती हैं। अब जाइलम पेरेनकाइमा जो है, जाइलम पेरेनकाइमा जाइलम का केवल लिविंग कंपोनेंट होता है। लिविंग कंपोनेंट होता है, ये मेनली स्टोरेज और सब्सटेंस के लेटरल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। यानी ये जो लेटरल ट्रांसपोर्ट होता है, ऊपर की बजाय साइड में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे कहते हैं लेटरल ट्रांसपोर्ट। तो लेटरल ट्रांसपोर्ट में वाटर और मिनरल्स को भेजना, वो किसका काम होता है? जाइलम पेरेनकाइमा का। अब बात करते हैं जाइलम फाइबर की। जाइलम फाइबर थिक वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, यानी इनका स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है और इनकी जो वॉल है वो थिक होती है। ये प्लांट्स बॉडी को और अधिक एडिशनल स्ट्रेंथ, मजबूती देने का काम करते हैं जाइलम फाइबर। जाइलम के मोस्ट पार्ट जाइलम पेरेनकाइमा को छोड़ करके वो ज़्यादातर डेड होते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जाइलम फाइबर, ये ट्रैकिड्स, जाइलम पेरेनकाइमा और वेसल्स, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। फ्लोएम, फ्लोएम पत्तों में प्रिपेयर्ड फूड को, जो पत्तों में फूड बनता है उसको प्लांट के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम मेनली लिविंग सेल से बना होता है, मेनली लिविंग सेल से बना होता है, जबकि जाइलम ज़्यादातर डेड सेल से मिलकर बना होता है, बजाय
केवल जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ करके। जैसे जाइलम के कंपोनेंट थे ऐसे ही फ्लोएम के कंपोनेंट्स हैं। जाइलम के कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? जाइलम फाइबर और ये जाइलम ट्रैकिड्स और वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ऐसे यहाँ पर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ये इसके पार्ट्स हैं। जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर की जो सेल्स दिखा रखी है फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ये सीव ट्यूब सेल्स हैं। सीव ट्यूब सेल्स में एक प्लेट होती है और उसमें पोर्स होते हैं जिसे हम सीव पोर कहते हैं। ये जो रेड कलर की दिखा रखी है ये है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल तो ये जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रक्चर्स में अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिनका अलग अलग काम होता है। जाइलम और फ्लोएम दोनों को हम वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू। अब फ्लोएम के कंपोनेंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं, जैसे हमने जाइलम के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स एक प्रकार की सेल्स हैं जो लॉन्ग होती हैं और जो ट्यूबुलर होती हैं, ट्यूब के जैसी होती हैं। ये परफोरेटेड वॉल के थ्रू एंड टू एंड कनेक्ट होती हैं। तो इनकी जो वॉल है वो परफोरेटेड होती है, उनमें पोर रहता है और वो एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। ये सेल्स लीव से, पत्तों से फूड सब्सटेंस को प्लांट के दूसरे पार्ट में भेजने का काम करती हैं। कौन करती हैं? सीव ट्यूब सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स के अलावा जो फ्लोएम में पाई जाती हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स को स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं। ये सेल्स सभी एक जैसी होती हैं दिखने में, जो सीव ट्यूब के साथ जुड़ी रहती हैं। ये सीव ट्यूब सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट कंट्रोल करती हैं, यानी सीव ट्यूब के साथ ही रहती हैं और उसी की एक्टिविटी को ये कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं। शुगर को सीव ट्यूब में लोड करना और शुगर को सीव ट्यूब से अनलोड करना, यानी सीव ट्यूब्स में शुगर को भेजना और शुगर को उसमें से निकालना, ये काम कौन करती है? कंपेनियन सेल्स करती है उसके साथ रह करके। अब बात करते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा कुछ चीज़ों को स्टोर करता है, जैसे फूड मटेरियल को, रेजिन्स को, टेनिन्स को और लेटेक्स को। रेजिन्स और टेनिन्स, इसके साथ साथ लेटेक्स। अब आता है नेक्स्ट कंपोनेंट फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर मेनली स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं, यानी स्क्लेरेन्काइमेटस का मतलब है जिनकी दीवारें यानी वॉल बहुत मोटी होती हैं। ये फ्लोएम टिश्यू को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है और सपोर्ट भी करता है। तो यहाँ पर कंपोनेंट पूरे हो जाते हैं फ्लोएम के। अब जो नेक्स्ट टिश्यू आता है कि प्लांट टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। अलग अलग प्लांट टिश्यू इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करते, वो अपने आप ही फंक्शन नहीं करते अकेले। ये लार्जर ग्रुप में ऑर्गेनाइज होते हैं, लार्जर ग्रुप में ऑर्गेनाइज होते हैं जिन्हें टिश्यू सिस्टम कहा जाता है। यानी कई प्रकार के टिश्यू मिलकर के ग्रुप बनाते हैं और जब वो ग्रुप काम करता है, ये टिश्यू सिस्टम कोऑर्डिनेट के साथ मिलकर काम करते हैं और प्लांट की ग्रोथ, प्रोटेक्शन और सपोर्ट और सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड सभी एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो टिश्यू सिस्टम है, जो टिश्यू का ग्रुप है, वो मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाता है। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। प्लांट की ग्रोथ में प्रोटेक्शन, सपोर्ट और सर्वाइवल सभी के लिए एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लांट टिश्यू सिस्टम क्या है? प्लांट टिश्यू सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। प्लांट्स में अलग अलग तरीके के टिश्यू इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, ये टिश्यू मिलकर लार्जर ग्रुप बनाते हैं जिसे टिश्यू सिस्टम कहा जाता है। प्लांट टिश्यू को मेनली तीन टिश्यू सिस्टम में बांटा गया है: डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हर टिश्यू सिस्टम प्लांट की ग्रोथ को, प्रोटेक्शन को, ट्रांसपोर्ट को और सर्वाइवल के लिए स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं डर्मल टिश्यू सिस्टम की। डर्मल टिश्यू सिस्टम प्लांट्स बॉडी की जो सबसे बाहर वाली परत होती है वो डर्मल टिश्यू सिस्टम कहलाती है। ये आउटर कवरिंग प्लांट के अंदर वाले टिश्यू को
मैकेनिकल इंजरी और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और एनवायरमेंटल चेंज से बचाती रहती है। डर्मल टिश्यू सिस्टम प्लांट सरफेस से एक्सेसिव वाटर लॉस को यानी ज़्यादा मात्रा में होने वाले पानी को लॉस को कम करने का भी काम करता है। कौन करता है? डर्मल टिश्यू। एपिडर्मल डर्मल टिश्यू सिस्टम का एक मेन कंपोनेंट होता है, यानी डर्मल टिश्यू का एक हिस्सा है, एक पार्ट है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मिस डर्मल टिश्यू। एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल लेयर पाई जाती है जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू होने वाले वाटर लॉस को कम करती है। इस तरह डर्मल टिश्यू सिस्टम मेनली प्रोटेक्शन का काम करता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम डर्मल टिश्यू सिस्टम और कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम के बीच में प्लांट बॉडी का एक मेजर इंटरनल पार्ट बनाता है। इस टिश्यू सिस्टम में PCS पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये तीनों टिश्यू होते हैं। इन सब टिश्यू से अलग अलग फंक्शन होते हैं। पैरेन्काइमा मेनली फूड स्टोरेज करता है, कुछ केस में ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है। कोलेन्काइमा सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। और स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो हार्डनेस, रिजिडिटी यानी कठोरता और मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी मजबूती देने का काम करता है। इसलिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे स्टोरेज, सपोर्ट, फोटोसिंथेसिस और मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो ये काम जो होते हैं, ये फंक्शन जो होते हैं, ये होते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से। अब बात करते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंडक्टिंग टिश्यू से मिलकर बनते हैं। इसमें कंडक्टिंग टिश्यू में दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जड़ों से वाटर और मिनरल्स को पौधे के अलग अलग पार्ट में भेजने का काम करता है, जबकि फ्लोएम लीव्स में जो खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है, उसको बाकी के पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्लांट्स बॉडी में प्रॉपर ट्रांसपोर्ट मेंटेन करता है। फिगर 3.10 टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स ये दिखा रखे हैं। एक प्लांट्स के लीफ में किस तरीके से जाइलम और फ्लोएम अंदर रहते हैं और एपिडर्मल टिश्यू सबसे ऊपर होता है। यहाँ पर स्टेम का दिखा रखा है। स्टेम के अंदर सबसे ऊपर एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू के नीचे ग्राउंड टिश्यू रहता है और ग्राउंड टिश्यू के इस बीच में जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। यहाँ पर रूट का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। सबसे ऊपर एपिडर्मल टिश्यू दिखा रखा है, उसके नीचे जो परतें पाई जाती हैं ग्राउंड टिश्यू की पाई जाती हैं और उसके सबसे अंदर जाइलम और फ्लोएम यानी वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। अब एक साइंटिस्ट की बात करते हैं, शिप्रा गुहा मुखर्जी और SC महेश्वरी, इनका क्या योगदान रहा है। शिप्रा गुहा मुखर्जी और SC महेश्वरी फेमस इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर के फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक बहुत बड़ी साइंटिफिक खोज की थी। इन्होंने लेबोरेटरी कंडीशन में कंप्लीट प्लांट को ग्रो कराना पॉसिबल बनाया। उनकी रिसर्च ने दिखाया कि एक कंप्लीट प्लांट को एंथर कल्चर नाम की एक टेक्निक है, उसके द्वारा डेवलप किया जा सकता है। इस मेथड में फ्लावर के एक पार्ट जिसे एंथर कहा जाता है उसका यूज करके नया प्लांट ग्रो किया जा सकता है। साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम का यूज किया जिसमें प्लांट ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी सभी न्यूट्रिएंट रख दिए थे। ये पूरा प्रोसेस केयरफुली कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन में किया गया, जहां प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया गया, मॉइस्चर को मेंटेन किया गया, लाइट और क्लीननेस को मेंटेन किया गया। उनका ये पायनियरिंग वर्क यानी सबसे पहला वर्क एग्रीकल्चर और प्लांट साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुआ। इस रिसर्च की वजह से साइंटिस्ट बेटर क्रॉप वैरायटी यानी अच्छी वैरायटी की फसल डेवलप कर सके और एग्रीकल्चर टेक्निक को इम्प्रूव कर सके। उनकी इस खोज ने मॉडर्न एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया।
इससे क्रॉप इम्प्रूवमेंट, फसलों में सुधार, प्लांट ब्रीडिंग और साइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स को बढ़ावा मिला। यानी अलग अलग जो मेथड्स थे वो निकल कर आए। उनके काम ने बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट टिश्यू कल्चर के फील्ड में बहुत ही नई अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटीज़ को जन्म दिया। यहाँ पर और कुछ जो नॉलेज इसके बारे में दी गई है कि यंग प्लांट्स के अंदर आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इंजरी, वाटर लॉस एंड हार्मफुल एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे जैसे प्लांट ओल्डर होता है, बड़ा होता है, तो कुछ सेल्स एपिडर्मिस के नीचे जो होती हैं वो डिवाइड होने की एबिलिटी ले लेती हैं, गेन कर लेती हैं। दीज डिवाइडिंग सेल्स बिहेव लाइक लेटरल मेरिस्टेम सेल। ये जो सेल्स रहती हैं इनको हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं, और ये सेल्स डिवाइड होकर के एक नया टिश्यू बनाती हैं जिसे हम कॉर्क कैम्बियम बोलते हैं। ये डिवाइड करने वाली सेल्स जो है नया टिश्यू जो बनाती हैं कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम कीप डिवाइडिंग, वो भी डिवाइड करता रहता है और नई कॉर्क सेल्स बनाता रहता है बाहर की तरफ। ये कॉर्क सेल्स डेड सेल्स होती हैं और बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहती हैं। इन सेल्स की जो वॉल है उसमें एक वाटरप्रूफ सब्सटेंस होता है जो वाटर इनको इम्परमिएबल बना देता है गैस और वाटर के अगेंस्ट। इस प्रॉपर्टी के कारण कॉर्क एक्सेस वाटर लॉस को रोकने का काम करता है और वो इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। लार्ज नंबर ऑफ कॉर्क सेल्स प्रोड्यूस बाय द कॉर्क कैम्बियम फाइनली फॉर्म द बार्क ऑफ द ट्री। यानी लास्ट में क्या बन जाती है, पेड़ की छाल जो कठोर होती है, ये कॉर्क सेल से ही बनती है। बार्क एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव कवरिंग। जो बार्क होता है वो बहुत ही मजबूत प्रोटेक्टिव कवरिंग यानी रक्षा करने वाली एक परत होती है जो स्टेम के चारों ओर होती है। एंड ट्रंक ऑफ द ओल्डर प्लांट्स एंड ट्री। और बड़े बड़े पेड़ का जो स्टेम होता है बड़ा जो चौड़ा होता है काफ़ी, जिसकी गर्थ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। अभी तक हमने पढ़े प्लांट टिश्यू, अब एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू एनिमल टिश्यू। प्लांट्स की तरह एनिमल सेल्स भी ग्रुप में ऑर्गेनाइज होते हैं और अलग अलग प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और वो स्पेशल बन जाते हैं। सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें एनिमल टिश्यू कहा जाता है। अलग अलग एनिमल टिश्यू बॉडी में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। हमारी डेली लाइफ की सिंपल एक्टिविटी भी एनिमल टिश्यू के फंक्शन को समझाने में हेल्प करती हैं, जैसे आई ब्लिंक करना, फिस्ट को क्लेंच और ओपन करना यानी मुट्ठी को बंद करना और ओपन करना, डीप ब्रीथ लेना, गहरी सांस लेना, किसी गर्म या ठंडी चीज़ को फील करना। ये सब एक्टिविटी स्पेशल टिश्यू के कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल हो पाती हैं। कुछ टिश्यू मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, कुछ सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं यानी महसूस कराते हैं, जबकि कुछ प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्ट और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन में भी काम करते हैं। तो टिश्यू के अलग अलग काम होते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करती है क्योंकि अलग अलग प्रकार के टिश्यू स्पेसिफिक टास्क यानी एक पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करते हैं और वो एक काम के लिए स्पेशल हो जाते हैं। हर टिश्यू का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के हिसाब से अडेप्ट हो जाता है। अब आता है इसमें भी एक एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बॉडी की आउटर कवरिंग होती है यानी स्किन कह सकते हैं आप। तो इंटरनल ऑर्गन के चारों तरफ ये प्रेजेंट होती है। माउथ, लंग्स, ब्लड वेसल्स और इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली जो परत है, लाइनिंग है, वो भी इसी एपिथेलियल टिश्यू से बनती हैं। एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होती हैं जिनमें बहुत ही कम स्पेस होता है। एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स का टाइटली पैक्ड अरेंजमेंट एक
प्रोटेक्टिंग बैरियर की तरह काम करता है, यानी रक्षात्मक एक आवरण की तरह काम करता है। ये जो अरेंजमेंट है इस टिश्यू में सेल्स का, ये जर्म्स की एंट्री को रोकता है, वाटर लॉस को कम करता है ताकि वाटर ज़्यादा लॉस ना हो, और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, सीक्रेशन में भी हेल्प करता है, और सब्सटेंस की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग तरीके के काम होते हैं। डिफरेंट टाइप्स की एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। एपिथेलियल टिश्यू कुछ एक्सचेंज का भी काम करते हैं। कुछ एपिथेलियल टिश्यू गैस और लिक्विड का रैपिड एक्सचेंज या डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। ये टिश्यू सिंगल लेयर के थिन और फ्लैट सेल्स के बने होते हैं, यानी ये इन टिश्यू में जो लेयर होती है वो सिंगल होती है और फ्लैट सेल्स होती है उसमें। इनका थिन स्ट्रक्चर सब्सटेंस को आसानी से पास होने देता है। इस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है बॉडी के अंदर? जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी और वीन्स हैं, उसकी जो दीवारें हैं उनमें ये टिश्यू पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू। लंग्स में, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यू ही पाया जाता है। लंग्स में ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करता है। एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन का भी काम करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन भी इनका रहता है। कुछ एपिथेलियल टिश्यू हमारी रक्षा भी करते हैं, प्रोटेक्शन भी करते हैं बॉडी के अंदर। ये टिश्यू अंडरलाइंग टिश्यू को जैसे मैकेनिकल इंजरी से, फ्रिक्शन से या हार्मफुल माइक्रोब्स की एंट्री से भी बचाता है। प्रोटेक्टिव एपिथेलियल टिश्यू मैनी लेयर्स ऑफ सेल से बना होता है, यानी इसमें जो परत पाई जाती है, कई कई परत पाई जाती हैं। आउटर मोस्ट सेल्स जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं और वो टाइटली पैक्ड होती हैं एपिथेलियल टिश्यू में। ये लेयर्ड अरेंजमेंट एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये टिश्यू स्किन, माउथ और यूजोफेगस में प्रेजेंट होता है। जैसे स्किन हमारी किस तरीके से रक्षा करती है, हर चीज़ को बॉडी के अंदर जाने से रोकती है, कई बार मैकेनिकल इंजरी का भी सामना करती है, फ्रिक्शन का भी सामना करती है जब चोट लग जाती है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू हमारा अलग अलग तरीके से काम करता है। अब जैसे यूजोफेगस है, यूजोफेगस की जो अंदर वाली जो लाइनिंग है उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। तो अलग अलग जगह ये पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कुछ सीक्रेशन का भी काम करते हैं, जिसे सीक्रेटरी फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू भी कहा जाता है। कुछ एपिथेलियल टिश्यू एनिमल्स के अंदर सीक्रेशन में भी स्पेशल होते हैं। ये सेल सब्सटेंस प्रोड्यूस और रिलीज करते हैं। म्यूकस, कुछ तो म्यूकस निकालते हैं, एंजाइम निकालते हैं, कुछ हार्मोन्स निकालते हैं, स्वीट निकालते हैं, पसीना और सेलाइवा ने, यानी जो लार जो निकलती हैं। इन सभी में एपिथेलियल टिश्यू जो है काम आता है। एपिथेलियल टिश्यू ही इन कामों को करता है। अब ये टिश्यू डाइजेशन, लुब्रिकेशन, रेगुलेशन जैसे ज़रूरी फंक्शन में भी हेल्प करते हैं। कुछ एपिथेलियल टिश्यू सेंसरी फंक्शन भी दिखाते हैं। सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करने में वो स्पेशल होते हैं। ये टिश्यू स्मेल, टेस्ट, साउंड और बैलेंस को पहचानने में, डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। सेल्स में स्पेशल रिसेप्टर स्ट्रक्चर्स होती हैं। हेयर लाइक सिलिया प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स के ऊपर। ये टिश्यू नॉस्ट्रल्स में, टेस्ट बड में, यानी जीभ के ऊपर जो टेस्ट बड है उसमें, और इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं। ये बॉडी को एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स दिखाने में हेल्प करते हैं। जो एनवायरनमेंट में कोई चेंजिंग हो रही है उसी हिसाब से रेस्पॉन्स दिखाने में ये हेल्प करते हैं। कुछ एपिथेलियल टिश्यू ऐसे भी हैं जो एब्जॉर्प्टिव फंक्शन करते हैं, यानी एब्जॉर्प्शन जहाँ पे होता है। ये टिश्यू न्यूट्रिएंट, वाटर और कुछ यूजफुल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया पहले, जितने भी इनर लाइनिंग हैं वो सभी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती हैं, चाहे यूजोफेगस में, चाहे स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, किसी में भी। ये टिश्यू सिंगल लेयर के टॉल और पिलर लाइक सेल से बनी होती हैं। इन सेल्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। इस टाइप का टिश्यू स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर वाली लाइनिंग में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ एब्जॉर्प्शन होता है।
इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर से जो एरिया बढ़ जाता है उसके कारण फूड को ब्लड स्ट्रीम में बहुत एफिशिएंटली अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इस पिक्चर में आप देखोगे 3.1 पिक्चर जो कि एनसीईआरटी की इमेज है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये दिखा रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लंग्स के अंदर कि एक लेयर है केवल, और यहाँ पर देखो नोस्ट्रिल्स के अंदर कुछ शिलिया जैसी स्ट्रक्चर्स भी दिखाई रखी हैं और जो लॉन्ग सेल्स हैं। यहाँ स्टोमक के अंदर भी लॉन्ग सेल्स हैं, यानी यहाँ भी जो वॉल है वो मोटी होती है स्टोमक के अंदर। यूजोफेगस के अंदर यहाँ पे भी जो वॉल है वो मोटी होती है। तो इस प्रकार एपिथेलियल टिश्यू कहीं पे पतली लेयर वाली हो सकती है, कहीं पे मोटी लेयर वाली भी हो सकती है। अब एपिथेलियल टिश्यू के अलावा एक और आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट और सपोर्ट रहना ज़रूरी होता है ताकि पूरी बॉडी एक सिंगल यूनिट की तरह अच्छी तरीके से फंक्शन कर सके, काम कर सके। ब्लड बॉडी के अलग अलग पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। किसको? ब्लड को। ये ट्रांसपोर्ट करता है जैसे न्यूट्रिएंट को, गैस को और हार्मोन्स को और वाटर और वेस्ट मटेरियल्स को। इस तरह बोन्स बॉडी को हेड से टो यानी ऊपर सिर से लेके नीचे पैरों तक कनेक्ट करने का काम करता है। वो टिश्यू जो बॉडी के दूसरे टिश्यू और ऑर्गन को कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है और बांधे रखता है, बाइंड करता है या फिर सेपरेट करता है, उसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ब्लड और बोन्स दोनों कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण हैं। तो दो उदाहरण हैं कनेक्टिव टिश्यू के। ब्लड एक प्रकार का टिश्यू है और बोन्स भी एक प्रकार का टिश्यू है। दोनों कनेक्टिव टिश्यू होने के बाद भी इनकी स्ट्रक्चर और इनकी कंसिस्टेंसी में बहुत अंतर होता है। ब्लड फ्लूइड नेचर का होता है जबकि हड्डियां हार्ड यानी कठोर होती हैं। ये अंतर इनमें कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट मैट्रिक्स की वजह से होता है। इन टिश्यू में एक मैट्रिक्स होता है और उसकी वजह से होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव सेल की जो सेल्स हैं उनके बीच में जो मटेरियल होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। ब्लड में मैट्रिक्स जो होता है वो वाटरी यानी पानी के जैसा सॉफ्ट और जेली लाइक होता है, जबकि बोन्स में मैट्रिक्स हार्ड होता है, सॉलिड और रिजिड होता है। मैट्रिक्स की नेचर ही कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करती हैं। तो यहाँ पर हम अब ब्लड को देखते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है।